नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम खबरें। 41 मजदूर उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे हुए हैं। 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब मैनुअल ड्रिलिंग यानी हाथ से खुदाई की जाएगी। जो पाइपलाइन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए डाली जा रही है, उसके अंदर से ऑगर मशीन को हटाना होगा। इसी ऑगर मशीन से खुदाई हो रही थी और पाइपलाइन को आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन ये प्लान काम नहीं कर रहा है, इसलिए दूसरे प्लान के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों के रेस्क्यू में अभी काफी समय लग सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिस ऑगर मशीन से ड्रिलिंग हो रही थी उसका सॉफ्ट टूट गया है। सॉफ्ट को जब बाहर निकाल रहे थे तो 15 मीटर का एक हिस्सा बाहर आ गया, वहीं करीब 32 मीटर का हिस्सा अंदर फंस गया। अंदर फंसे 32 मीटर के टूटे शाफ्ट को बाहर निकालना जरूरी है, लेकिन इसमें चुनौती ये है कि टूटा शाफ्ट निकालने से पाइप डैमेज हो सकता है। अगर पूरा डैमेज हुआ तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अगर टूटा हिस्सा निकाला गया उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होगी। अभी मजदूर करीब 10 मीटर दूर फंसे हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए मैनुअल ड्रिलिंग बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। 800 मिलीमीटर के संकरे से पाइप में एक बार में एक ही वर्कर अंदर जा सकता है। उसमें कटिंग करना भी बेहद ही मुश्किल होगा। इसमें टाइम भी बहुत ही ज्यादा लगेगा। तो उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिक पिछले दीपावली की अगर बात करें तो दीपावली से फंसे हुए हैं और लगातार कोशिशें जारी हैं उनको बाहर निकालने के लिए, लेकिन रेस्क्यू के रास्ते में कई तरह के अवरोध आने से अभी तक श्रमिकों को बाहर निकालने का जो रास्ता है वो नहीं बन पाया है। दरअसल शुक्रवार शाम को ड्रिलिंग के दौरान सरियों का जाल मशीन के सामने आ गया था, जिसकी वजह से ऑगर मशीन के ब्लेड सरियों के जाल में फंस गए थे। ऑगर मशीन का अगला हिस्सा लोहे के पाइप के आखिरी मुहाने पर बुरी तरीके से फंस गया था, जिसके बाद ऑगर मशीन के ब्लेड को वहां से निकालना बेहद मुश्किल हो रहा था। बाद में जाल को काटकर मशीन को बाहर लाया गया। वहीं टनल रेस्क्यू की पल पल की जानकारी देने के लिए अस्थायी मीडिया सेंटर बनाया गया है। इस दौरान सिलक्यारा में प्रेस ब्रीफिंग भी की गई। हमने 45 मीटर का पाइप इंसर्ट कर दिया था यहाँ। उसके बाद जब हम आगे बढ़ने चले, उसके बाद की पाइप में डालने की प्रयास जारी की। उस वक्त हमारे पास जैसे अब मैं कह रहा था कि कभी हो सकता है अड़चने आ जाए, कुछ बाधाएं आ जाएं, तो एक पहली बाधाएं जो हमें सेंस किया हमने कोई रुकावट हुई इसको, वो एक गर्डर के तौर पे हमें सामने रास्ते पे ही वो हमारा रास्ता को रोका। जब अपनी पाइप को हम आगे पुश कर रहे थे तो ये लैटिस गर्डर ग्रिप जो था वो पाइप के रास्ते पे हमें मिला और इस वजह से पाइप और आगे हम पुश नहीं कर पाए। मशीन को हमारा रोकना पड़ा, जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है हमारा, और क्योंकि पाइप के अंदर ही होता है ऑगर ड्रिलिंग मशीन, तो हमें फिजिकली मैनुअली जाके चेक करना पड़ता है। पूरी तरह से पाइप को रोकना पड़ा। ऑगर ड्रिलिंग मशीन बिट बाई बिट 8 इसके पीसेस हमने निकाले। उसके बाद पाइप के अंदर हमने बंदा भेजा जिन्होंने मैनुअल इसको चेक इन किए। आ गया पाइप की वजह से, वो प्लेटफॉर्म भी हिल गया, प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथनिंग भी करना पड़ा। तो कल शाम 4 बजे से लेकर के अभी तक जो काम चला वो प्लेटफॉर्म स्ट्रेंथनिंग का किया गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म हिल गया था कि जैसे पाइप आ गया, पाइप वो जब वापस खींचा गया तो वो जो उसका हमारा 800 mm का पाइप है, 800 mm का पाइप भी डैमेज हो गया। वो आगे से उसका मुख पतला हो गया, सर ने कहा था नैरोइंग हो गया था, उसका नैरोइंग हो गया था। तो इसी वजह से उस पाइप को आज जो हमारी टीम है, जो आपने बताया कि जो उनकी ट्रेंचलेस की टीम है, जो एक्सपर्ट बाहर से भी आए और जो 2 लोग यहाँ के थे, उन सब ने मिलके उस पाइप का 1.5 मीटर 1.2 प्लस मीटर मतलब 1.2 मीटर के आसपास का हिस्सा उनको काटना पड़ा।
जो पाइप हमने अंदर डाला हुआ था, जैसे कल 1.8 मीटर पहले चला गया था, उसके बाद 1.2 मीटर फिर गया था, तो जो 45+3 हो गया था उसमें 1.2 मीटर का जो पार्ट था उसका क्योंकि नैरोइंग हो गया था, उसमें से आगे होकर नहीं जा पाता, फिर सारा का सारा दिक्कत होता, तो उसको 1.2 मीटर काटा गया। उसकी पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर की जा रही हैं, ये जैसे आप देखेंगे अभी आपको भेज दी गई है। तो ये इतना मोटा पाइप जो हमारे द्वारा स्वयं डाला गया था, आप सोचिए उसी को काटने में 7-8 घंटे लगे। और उधर हाल ही में कृषि विभाग का एक मामला सामने आया है, जिसमें कृषि यंत्र बांटने को लेकर कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि इस पर कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस विषय पर डीजी कृषि को निर्देशित कर दिया गया है। अगर कहीं पर कोई भी गड़बड़ी सामने निकलकर आती है तो निश्चित रूप से उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत बीते दिन राजस्थान से चुनाव प्रचार कर लौटे हैं, जिसके बाद धन सिंह रावत की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल कांग्रेस को परेशानी धन सिंह रावत की फोटो से नहीं, बल्कि उस फोटो में मौजूद उत्तराखंड के नर्सिंग कॉलेज में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर राम कुमार शर्मा से है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने धन सिंह रावत पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। गरिमा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां से अधिकारियों और कर्मचारियों को राजस्थान में बीजेपी को लाभ दिलाने के लिए जबरन ले जाया जा रहा है और राजकुमार शर्मा जिस तरह से फोटो में दिख रहे हैं वो आचरण सेवा नियमावली के विरुद्ध है। इसलिए कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग और उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को ये शिकायती पत्र भेजा है। गरिमा दसौनी ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव गतिमान है और किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। एक राजनीतिक और सामाजिक सुचिता और पारदर्शिता को उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इन संबंधित लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सरकारी अधिकारी कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए चंपावत में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी अपने साथ वो चुनाव प्रचार और एक राजनीतिक कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत का सत्कार करते हुए डॉक्टर श्री राम कुमार शर्मा दिखे हैं। और श्री राम कुमार शर्मा बताया जा रहा है कि राजस्थान के ही रहने वाले हैं, तो चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से सत्ता का दुरुपयोग ये दिखाई पड़ता है। और राजनीतिक शुचिता और पारदर्शिता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले दल को ये एक आईना है। आज हमने इसी बाबत एक शिकायती पत्र भारत निर्वाचन आयोग को और राजस्थान निर्वाचन आयोग समेत निर्वाचन आयोग को लिखा है, जिसमें हमने उनसे इस प्रकरण का संज्ञान लेने की गुजारिश करी है, अनुरोध किया है कि राजनीतिक और सामाजिक शुचिता बहुत जरूरी है कि संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाए ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके। बताया ये भी जा रहा है कि श्री राम उधर उत्तराखंड के मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उत्तराखंड सहकारी दुग्ध फेडरेशन के आंचल डेयरी को प्रदेश की जनता द्वारा प्राथमिकता देने पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि आंचल डेयरी की ओर से पहली बार कई उत्पाद बाजार में उतारे गए हैं। त्योहारों को देखते हुए इस बार मिठाइयां भी डेयरी की ओर से बाजार में उतारी गई हैं। जनता ने काफी सहयोग और समर्थन देते हुए इसको सराहा है और अब आंचल डेयरी की मिठाइयों की मांग भी काफी बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों टेट्रा पैक आंचल दूध, छाछ और लस्सी की शुरुआत की गई थी। पर्वतीय क्षेत्रों और चारधाम यात्रा मार्गों पर बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तराखंड सहकारी दुग्ध फेडरेशन ने UHD टोंड दूध, मसाला छाछ और लस्सी को बाजार में उतारा है। सरकार ने 5 वर्षों में कुल कारोबार का 20% लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई है। जरूर हमारी कोशिश पूरी यही है कि पूरे उत्तराखंड में, छोटी हमारी स्टेट है, उसको तराई और पहाड़ में नहीं बांटना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश यही है कि आंचल ब्रांड जो है वो हर जगह पर, हर मार्केट में उपलब्ध हो, हर दुकान में उपलब्ध हो, चाहे वो पहाड़ के हमारी दुकानें हो, चाहे वो हमारी तराई की दुकानें हो। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी ब्रांड को आगे बढ़ाने में थोड़ा समय लगता है। इस आंचल ब्रांड की जो पहले कमियां रही हैं उसकी वजह से काफी हमको पब्लिक का रोज झेलना पड़ा है और हमने धीरे धीरे करके उसकी क्वालिटी को बेटर किया है, उसकी ब्रांडिंग बेटर करी है, उसके लोगोस को संभाला है, उसके नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरीके से आंचल का हमको
रिसेंटली अभी कुछ 3-4-5 महीने से रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम उसको पूरे उत्तराखंड में आगे बढ़ाएंगे और लोगों की मदद से बढ़ाएंगे, उत्तराखंड के लोगों की मदद से ही वो ब्रांड आगे बढ़ेगा। उधर भारत विकास संकल्प यात्रा पूरे देश में चलाई जा रही है और इसी के तहत उत्तराखंड में भी इस यात्रा को हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में चलाया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये एक सरकारी कार्यक्रम है। बीजेपी सरकार का एक महत्वपूर्ण सहयोगी अंग होने के चलते इसमें बड़े स्तर पर भाग लिया जा रहा है। वहीं यही वजह है कि प्रदेश में बीजेपी के काफी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस संकल्प यात्रा के दौरान शामिल होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और आम जनता के हित को लेकर सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उन सभी से लोगों को अवगत कराया जाएगा। हाँ, भारत विकास संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर चल रही है और हमारे यहाँ भी 2 जनपद अभी प्रथम चरण में हमने लिए हैं, देहरादून और उधम सिंह नगर जनपद। उसके बाद से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में यात्राएं चलेंगी। ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक अंग है, सहयोगी अंग है, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि संकल्प यात्रा में पूरी तरह कार्यकर्ता जुटेंगे और अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को जो सरकार द्वारा योजनाएं दी जाती है, जो योजनाएं तय है उन तक पहुंची हैं, पहुंचाने का क्या तरीका हो, इस सारे विषय पर भी सार्वजनिक चर्चाएं इसमें होंगी। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कहीं न कहीं आने वाले दिनों में प्रदेश की सड़कें पूरे तरीके से गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश की सड़कों के हाल बेहाल हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई, लेकिन उसे मुहिम का प्रदेश की जनता को फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा किए जा रहे दावों की पोल खुल रही है। तो ऐसे में बहुत अच्छा अपना उपहास उन्होंने उड़वाया और वो धता साबित हुआ। वो ठंडे बस्ते में वो चला गया, ठीक रेखा आर्या के पैनिक बटन की योजना की तरह। तो भाजपा तो सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, पॉम्प एंड शो के लिए जानी जाती है, आडंबर और प्रपंच के लिए जानी जाती है। धरातल पर इनसे कुछ होता नहीं। अब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सड़कों का थोड़ा बहुत कायाकल्प हुआ है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, क्योंकि ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये सरकार जनता के द्वारा चुनी जरूर गई है, लेकिन जनता के लिए नहीं चुनी गई है। इसलिए जनता को परेशानियां जब उठानी थी, उसने भरपूर बरसात के मौसम में भी परेशानी उठाई, उसने सड़क दुर्घटनाओं में भी परेशानी उठाई, उसने डेंगू के दौरान भी परेशानी उठाई, लेकिन टस से मस नहीं हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लेकिन अब क्योंकि इनके द्वारा आयोजित इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, तो पूरा शहर दुल्हन की तरह साज। पौड़ी जिले में थलीसैन महोत्सव का आगाज हो गया है। इस मौके पर कैबिनेट और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के इस महोत्सव में शिरकत की और कई योजनाओं की सौगात जनता को दी। इससे पहले धन सिंह रावत ने 12 लाख की लागत से बनने वाले ओपन जिम का शिलान्यास किया। यहां 251 लोगों को पीएम आवास योजना की सौगात दी गई, जबकि थलीसैन को नगर पंचायत बनाने पर 40 करोड़ की लागत से नगर पंचायत कार्यालय को दिया गया। वहीं थलीसैन मुख्यालय में आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, ब्लॉक प्रमुख मंजू रावत, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र रावत ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर आयोजित महोत्सव में ग्राम सभा की महिला मंगल दल और विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और गीत और नृत्य प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने पूरे क्षेत्र का विकास, चौधरी विकास कर रहा है और विकास करने को लगे हैं। बात आती है हमारे थलीसैन विकास महोत्सव की, तो ये महोत्सव इसलिए किया गया कि ताकि क्षेत्रीय जो कलाकार हमारे, जो युवा हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनको एक मंच मिल सके और उनके प्रतिभा को दिखाने का काम कर रहे हैं। तो थलीसैन में लगभग 116 करोड़ रुपए मैंने दे दिए और पहली बार थलीसैन को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। और अभी थलीसैन महोत्सव भी हम पहली बार कर रहे हैं।
यहाँ पे बच्चों की बहुत डिमांड थी कि यहाँ पे एक ओपन जिम होनी चाहिए, एक इंडोर जिम होनी चाहिए, तो वो भी हमने दे दी है। यहाँ पे पानी की भी किल्लत थी, तो लगभग 6.5 करोड़ रुपए की लागत से हम पानी दे रहे हैं यहाँ पे। और मैं कह सकता हूँ कि 25 करोड़ रुपए की लागत से हम यहाँ पे डिग्री कॉलेज में ऑडिटोरियम बना रहे हैं, महिला छात्रावास बना रहे हैं और लड़कों का छात्रावास बना रहे हैं। वहाँ पे आईटी लैब बना रहे हैं, हर प्रकार की सुविधा इस मॉडल कॉलेज को दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। डेलीगेट्स और मेहमानों की यात्रा सकुशल बनाने के लिए सड़कों को बेहतर बनाया जा रहा है। दरअसल दिसंबर के दूसरे हफ्ते में उत्तराखंड के देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित होने जा रही है, जिसके लिए सड़कों के चौड़ीकरण, गड्ढे को भरने और निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि देहरादून के 50 किलोमीटर के दायरे में सड़क दुरुस्त की जा रही है। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर तक सभी सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा, जिसका जायजा खुद पीडब्ल्यूडी सचिव द्वारा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस समिट के लिए विदेश से लेकर देश भर के विभिन्न राज्यों से डेलीगेट्स और मेहमान देहरादून बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से प्राइवेट वाहन के माध्यम से वेन्यू पॉइंट पर पहुंचेंगे। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में शहर में घूम रहे बेसहारा लोगों के लिए नगर निगम की तरफ से जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, इसकी व्यवस्थाओं के संबंध में नगर निगम मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा ने बताया कि वैसे तो रैन बसेरे और अलाव की आवश्यकता शीतलहर के दिनों में ज्यादा पड़ती है, लेकिन हमने इसकी व्यवस्था पूर्व में ही कर ली है। इसमें ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं, जिनके कोई आशाने नहीं होते, जिनके लिए बेड, बिस्तर, नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था रैन बसेरे के भीतर कर दी गई है। हमारे हैं उनमें सारी व्यवस्थाएं हैं। और जो अलाव की व्यवस्था है, जब ठंड ज्यादा हो जाती है, जब शीतलहर चलनी प्रारंभ होती है, तब जो है इस अलाव की आवश्यकता होती है। और अभी तो मुझे लगता है कि अभी कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं है। और जो हमारे रैन बसेरे हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। उसमें जितने हमारे, जिनको रात को जो छत जिनके पास नहीं होती, या जो बाहर से आते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, उसके लिए निःशुल्क व्यवस्था जो है हमारे रैन बसेरों में होती है। एक जो घंटाघर का हमारा रैन बसेरा है, उसमें एक नॉर्मल सी एक शुल्क लेके वहां उनको सारी व्यवस्थाएं दी जाती है। बिस्तर भी दिया जाता है, बेड भी दिया जाता है, सुबह गर्म पानी भी दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे रैन बसेरों की व्यवस्था शहर भर में है। देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट की वारदात पर देहरादून एसएसपी ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले गैंग के बारे में बताते हुए कहा कि ये गैंग पुलिस विभाग में लूप हॉल का फायदा उठाते हुए लूट की घटना को अंजाम देता है। इस गैंग के 4 सदस्यों को अब तक बिहार से गिरफ्तार किया गया है। वहीं बिहार पुलिस पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि देहरादून पुलिस के साथ ठीक तरीके से सामंजस्य न होने के चलते इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में देर हुई है। हालांकि एसएसपी अजय सिंह ने इस पूरी बात को निराधार बताया। उनके मुताबिक बिहार पुलिस ने इस पूरे मामले पर ठीक तरीके से कोऑर्डिनेट कर आरोपियों की धरपकड़ में अहम भूमिका निभाई है और यदि इस तरह बिहार पुलिस की मदद मिलती रही तो जल्द ही इस मामले को पूरी तरह से हल कर लिया जाएगा। अभी तक जो हमारे जो सपोर्ट फैक्टर देखा जाए, वहां की जो हमारी एसटीएफ की, बिहार की हो चाहे पुलिस को, बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन, चूंकि मैं स्वयं से 2 बार वहां जा चुका हूं और अच्छा कोऑर्डिनेशन है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ उसके सिस्टम के लूपहोल्स होते हैं और हर जगह होते हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे अन्य विभाग हो। उस लूपहोल्स का फायदा गैंग जरूर उठा रहा है, तभी वो इस तरह से लगातार अन्य प्रांतों में जाके घटनाएं कर रहा है और पकड़ा नहीं जा रहा। तो कहीं ना कहीं एक छोटा लूपहोल छूट जाता है, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन का लेवल है वो काफी अच्छा है। पुलिस के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन है और मुझे लगता है कि उनके सहयोग से हम आगे इसमें और अच्छा कर पाएंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।